हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो बेंजामिन ब्लूम है उनके शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए ये जो ब्लूम है इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। इनके शैक्षिक उद्देश्यों का हम आज वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। अगर इनके बारे में देखा जाएगा तो ये अमेरिका के निवासी हैं, मतलब ये अमेरिकी निवासी हैं। ठीक, देखिए ये जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किए हैं? 3 भागों में इनका वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, सबसे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावनात्मक पक्ष जिसको बोला जाता है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष जिसको बोला जाता है आपका साइकोमोटर डोमेन। क्लियर है तीनों? पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक पक्ष और तीसरा बोला जाता है क्रियात्मक पक्ष। ठीक, अब ये तीनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक पक्ष। ये क्या होता है? देखिए ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसका बेंजामिन ब्लूम ने वर्गीकरण किया था 1956 में, 1956 में। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है, अगर बोला जाएगा कि ये किससे संबंधित है तो ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में बेंजामिन ब्लूम जो है इन्होंने किया था, और ये किससे संबंधित है? ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। ठीक, अगर ये जो ज्ञानात्मक पक्ष ये जो वर्गीकरण है इसका अगर उद्देश्य देखा जाएगा तो इसका उद्देश्य है सरल से कठिन व शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाना। ठीक, सरल से कठिन। देखिए जैसे आप किसी भी चीज को पढ़ाई अगर करते हैं या जो बच्चे होते हैं क्लास 1 स्टैंडर्ड 2 3 4 ऐसा आगे जाते जाता है। ठीक, तो क्या क्लास 1 और क्लास 10 वाले जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे क्या उनका सिलेबस सेम रहता है? क्या नहीं रहता है। पहले बच्चों को नॉर्मल बेसिक चीजें सिखाई जाती है, मतलब पहले सरल वाली चीजें सिखाई जाती, फिर धीरे धीरे उनका सिलेबस बढ़ते जाता है। अगर कठिन से सरल की ओर होगा तो वो तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा ना। सरल से कठिन की ओर होगा तो इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? सरल से कठिन की ओर व शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाना इनका उद्देश्य है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसके बाद ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसका बेंजामिन जो ब्लूम है इन्होंने इसको 6 भागों में और वर्गीकृत किया है। इसमें पूछ सकता है कि ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है इनका अगेन कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा किया गया। अब ये जो 6 पक्ष है इसका एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। वो एक्चुअल में उसके अंतर्गत क्या है वो आपको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनका आपको नाम याद रखना है। ये जो 6 भाग होते हैं, जो 6 वर्गीकरण है, इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन सा वर्गीकरण है। ठीक, सबसे पहला है ज्ञान जिसको बोला जाता है नॉलेज, दूसरा है बोध जिसको बोला जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है अनुप्रयोग जिसको बोला जाएगा एप्लीकेशन, नेक्स्ट है विश्लेषण जिसको बोला जाएगा एनालिसिस, नेक्स्ट है संश्लेषण जिसको बोला जाएगा आपका सिंथेसिस, लास्ट है मूल्यांकन जिसको बोला जाएगा इवोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये जो ज्ञान या जो नॉलेज है 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्टार्टिंग ये 3 आप एक साथ याद रखिएगा, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। इसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज में है मूल्यांकन सबसे अंत में होता है। तो देखिए ये जो ज्ञान या नॉलेज है इसके अंतर्गत क्या होता है? बच्चों को आंकड़े जो है या जानकारी, बच्चे को आंकड़े या जानकारी याद कराना होता है। सबसे पहला जो स्टार्ट है वर्गीकरण उसमें क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहला है ज्ञान या नॉलेज। इसके अंतर्गत तो इसका अगर उद्देश्य देखा जाएगा या इसके अंतर्गत क्या किया जाता है तो बच्चे को आंकड़े या जानकारी याद कराया जाता है इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट है प्रत्यय स्मरण का प्रयास, बच्चों में प्रत्यय स्मरण का प्रयास किया जाता है। प्रत्यय स्मरण का मतलब होता है रिकॉल। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप किस में है? ज्ञान में। और ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें कराई जाती है? 2 चीजें कराई जाती है। सबसे पहली चीज है आंकड़े या जानकारी याद कराना उनको। ठीक है, दूसरा है प्रत्यय स्मरण या रिकॉल का प्रयास करना। ठीक, बच्चों में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बोध जिसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंतर्गत बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। बोध का मतलब ज्ञान कराना। ठीक है, किसी भी चीज का बोध कराना मतलब उसको उस चीज का ज्ञान कराना। तो इसके अंतर्गत बच्चों को ज्ञान कराया जाता है और उनमें समझ विकसित की जाती है। समझ विकसित की जाती है मतलब जैसे कि
अगर नॉर्मल बहुत छोटे से बच्चे हैं, आप उनको कोई भी चीज बताओगे या आप अपनी प्रॉब्लम से बताओगे तो उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक वो जो छोटे से बच्चे उनमें समझ विकसित नहीं हुआ है। मतलब चीजें उनको नहीं पता है कि ये अगर आप उनको कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उनको वो एक्चुअल में ये चीज सही चीज नहीं है, इस चीज से उनको कैसे निकलना है, ये सारी चीजें की समझ उनमें नहीं रहती। तो ये सारी चीजों की समझ, ये जो बोध है इसके अंतर्गत कराया जाता है, जैसे कि अर्थ को समझना या समस्याओं का व्याख्यान करना। व्याख्यान करना मतलब उसको आपका एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत कराई जाती है, बोध के अंतर्गत बच्चों के लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है इसमें क्या बोला गया है, आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना। आत्मसात का मतलब ये है सीखा हुआ जो ज्ञान है जिसको आपने अपने अंदर रखा हुआ है, ठीक है, आपने अपनाया है जिसे, ठीक। तो वो जो ज्ञान है, देखिए आप कोई सा भी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं एक अनुप्रयोग होता है आपकी दैनिक दिनचर्या में। ये अलग बात है कि आपको उसका अनुप्रयोग करना आता है नहीं आता है, ये एक अलग बात है, ठीक है। चाहे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप फिजिक्स ले लीजिए, चाहे आप मैथ्स ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जरूरी नहीं है 3 ही सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में मैथ्स का एग्जांपल दूंगी, कैलकुलेशन, अगर आप किसी शॉप में गए तो वहां पे कैलकुलेशन वाली चीजें काम आ जाती है, तो वो आपने सीखा कहाँ से, मैथ्स से सीखा है ना। तो ये वही चीज है, जैसे कि अगर आपने आज 2 + 2 4 होता है ये सीख लिया है, ठीक। तो अगर आप किसी शॉप में गए हैं, मैं बच्चों के बारे में बता रही हूँ, किसी शॉप में गए हैं, 2 रुपीज का उसने कुछ और लिया, फिर से 2 रुपीज का उसने कुछ और लिया, अब वो 2 और 2 को ऐड किया, 2 और 2 को ऐड करने से 4 होता है, वही चीजें वो घर पे भी सीखा है, अब उस चीज का वो प्रयोग वहां पे कर लिया। तो यही है जो सीखा हुआ जो ज्ञान है या जो आत्मसात किए हुए ज्ञान है उसको परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना। देखिए जैसे एग्जाम्पल में इसमें दे दिया गया है जांच करना, प्रदर्शित करना या गणना करना। तो जांच करना का मतलब ये है, जैसे मैथ्स में आप कोई सी भी चीजें या कोई क्वेश्चन को आपने रूल से उसको सॉल्व किया है, ठीक है, या आप उसको चाहे मैनुअली भी सॉल्व करिए, उसको क्रॉस चेक करके भी देखा जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि वो जो नियम है उसको आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि क्या ये नियम सच में इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रदर्शित करना का मतलब वही है कि आप जो चीजें सीखे उसको किसी को दिखा रहे हो, करके दिखा रहे हो कि हमने ये सीखा है, उसको आप प्रूफ करके दिखा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें गणना करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया 2 + 2 4 है ना, ये हो जाएगा अनुप्रयोगों के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है विश्लेषण या एनालिसिस। आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता। ये अलग करने की क्षमता क्यों, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके, ठीक है। जो जिस ज्ञान को उसने अपनाया है उस ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संश्लेषण। संश्लेषण में क्या है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्से को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एनालिसिस कर लिए, कोई मनोवैज्ञानिक है जिसने आपको कोई भी प्रकार का एक थ्योरी या कोई सिद्धांत दिया है, ठीक है। अब वो जो सिद्धांत है उसको आप एनालिसिस करेंगे तो उसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में भी प्रेजेंट कर रहा है तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वो जो बता रहा है सिर्फ वही बस नहीं है ना, अगर वो आपको पॉजिटिव वे में बता रहा है तो आप में उसको एनालिसिस करके उसके निगेटिव पॉइंट भी निकालने आने चाहिए। तो यही क्या होता है, जैसे इसमें नए अर्थ पर जोड़ देकर हिस्से को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। मतलब जो आपको बना बुनाया चीज मिला है, ठीक है, अब उस बना बुनाया हुआ चीज में आप उसको एनालिसिस करिए, उसके और अलग अलग मीनिंग्स निकालिए। मतलब अगर किसी एक चीज पे वो फिट बैठता है तो हो सकता है ये इसके लिए भी सही हो, या ये अगर इस चीज के लिए सही तो दूसरी चीज के लिए वो गलत हो, है ना। तो ये इस प्रकार से एनालिसिस करना है, उसके नए अर्थ निकालना है। अब उस नए अर्थ को जो पुराना जो चीज आपको बना बुनाया मिला है उसके साथ आप ऐड करेंगे। जैसे होता है कि कोई एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का अनुप्रयोग करने के बाद उसके गुण और दोष दोनों बताना पड़ता है और लास्ट में उसका निष्कर्ष करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि बना बुनाया चीज मतलब आपको कोई थ्योरी मिल गया है, अब उस थ्योरी में आप क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करके उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट निकालेंगे
अब उस पॉइंट को उस थ्योरी के साथ आप ऐड कर देंगे, ठीक है। यही किसके अंतर्गत आ जाएगा, संश्लेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे इसमें दिया गया कॉन्सेप्ट एंड रूल्स, उसके आधार पर, कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर आप एक अपना नया कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में यही है, देखिए इसमें तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना। तर्क देना का मतलब यही है कि जो आपको थ्योरी दिया गया है आप उसमें अपना तर्क रखेंगे, उसका पॉजिटिव और निगेटिव वे आप अपने से अगर निकाल सकते हो आप निकालेंगे, देन उनको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि आप में जो चीजें जो बनाई हैं उसमें आप अगर इसमें कुछ अलग तरीके से उसको और प्रयोग करेंगे तो शायद वो ज्यादा फिट बैठेगा, ये इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इसको आप अगर उसको फिर से सही करेंगे तो ये ज्यादा सही रहेगा। इस प्रकार से आप तर्क दे सकते हैं अपना। या अगर कोई चीज उसमें वाद विवाद, देखिए वाद विवाद क्यों होता है कि सिर्फ पॉजिटिव पे नहीं, आपने पॉजिटिव चीज बोला है तो सामने वाला उसका निगेटिव निकालेगा। अब उसके बाद उसमें वाद विवाद का मतलब ऐसा नहीं ना किसी को मारना पीटना शुरू कर दिए। वाद विवाद का मतलब ये होता है कि अगर वो पॉजिटिव वे लेके आए हैं और आप निगेटिव वे लेके आए हो तो उन दोनों के बीच जो निगेटिव है उसको फिर से किस प्रकार से पॉजिटिव बनाया जा सकता है, ये आपका वाद विवाद की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगा, संश्लेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट में ये सारी चीजें करने के बाद उसका हमको क्या करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मूल्यांकन में अलग से कोई पॉइंट नहीं लिखा है, मूल्यांकन मतलब सिर्फ उसको मूल्यांकन करना रहेगा आपको। यहाँ तक चीजें समझ आई, ठीक। ये डीप में अगर नहीं जाएंगे तभी भी चल जाएगा, बस ये याद रखना है आपको कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा 6 भाग, सबसे पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवा है मूल्यांकन। ये 6 को नाम आपको याद रखना है, क्लियर है। देखिए ये फर्स्ट हो गया हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भावनात्मक पक्ष, जिसको बोला जाता है आपका अफेक्टिव डोमेन, ठीक। तो भावनात्मक पक्ष में क्या दिया गया है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे इसके वर्गीकरण में आना है कि इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहला है आपका आग्रहण या फिर ध्यान देना, आग्रहण या फिर ध्यान देना। दूसरा है अनुक्रिया, जिसको बोला जाता है आपका रिस्पॉन्डिंग। तीसरा है आकलन, वैल्यू। नेक्स्ट आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषीकरण, ठीक है। इसका इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो 5 जो आपका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है ये भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत है। इसमें और डील नहीं पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको मैं आपको नहीं बताऊंगी। और अगर देखिए आपको लगता है कि इसके अंतर्गत और पढ़ना है, आपके पास अगर सोर्सेस हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जितना ज्यादा हो सके जहां से क्वेश्चन बन सके। अब देखिए 30 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन बनने लायक चीजें मैं आपका करा देती हूँ और 5 नंबर जो छूटने लायक है, 5 नंबर जो आपका कवर नहीं हो पा रहा है, जैसे इसके अंतर्गत आप अगर डीप पढ़ रहे हैं तो वो 5 नंबर का वो अगर आ जाएगा, ठीक, तो वो 5 नंबर आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि उस 5 नंबर के पीछे मैं 25 नंबर वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। क्लियर है ये चीज, ठीक। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है भावनात्मक पक्ष, इसको 5 भागों में बांटा गया है। आग्रहण या फिर ध्यान देना, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा आकलन, नेक्स्ट है संगठन और लास्ट है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। ये जो क्रियात्मक पक्ष है इसमें क्या होगा, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं, ठीक है। क्रियात्मक मतलब क्रिएटिविटी, ठीक। तो क्रिएटिविटी मतलब कैसा है कि क्रिएटिविटी क्या सिर्फ बैठे बैठे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जब तक आप अपने हाथ पैर का यूज करके उस चीज में वर्क नहीं करेंगे तब तक वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगा, ठीक। तो इसमें मोटर स्किल्स का मतलब वही होता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी मांसपेशियों का यूज करके अगर कुछ, जैसे एक आपका बॉल को अगर सपोज के लिए पकड़ना है, ठीक है, वो बच्चा जो है अभी छोटा है, वो चल फिर नहीं पाता है, तो उसको उससे कुछ दूरी पे बॉल अगर रखा हुआ है तो वो कैसे जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपना हाथ भी यूज करेगा, अपना पैर भी यूज करेगा, वो चल नहीं पाता है, फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो यही है अपनी मांसपेशियों का यूज करना मोटर स्किल्स की श्रेणी में शामिल होता है। क्लियर है। तो देखते हैं ये जो क्रियात्मक पक्ष है
ये जो इसका वर्गीकरण है वो कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया, तो ये जो है इसका 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, 6 भाग कौन कौन सा है, सिर्फ नाम याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, ठीक है, जिसको बोला जाएगा आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, जिसको बोला जाएगा आपका बेसिक फंडामेंटल। तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, जिसको बोला जाएगा आपका फिजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट है प्रतियक्षीकरण योग्यता, जिसको बोला जाएगा आपका परसेप्चुअल एबिलिटी। नेक्स्ट है परकैप्चुअल एबिलिटी। नेक्स्ट है कौशल युक्त अंग संचालन, जिसको बोला जाता है आपका स्किल मूवमेंट। ठीक है, ये आपका 5 चीजें यहाँ पे है। छठवां में यहाँ पे नीचे में लिखी हूँ, आप इस लोग देख लीजिएगा, सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। ठीक है, सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, ये 6 का 6 वर्गीकरण किसकी श्रेणी में आता है, क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत शामिल होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1-2 और मनोवैज्ञानिक है, अगर जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको करा दूंगी। फिर लगभग आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और चैप्टर 1 से जितनी भी चीजें कराई हूं मैं वो कहीं ना कहीं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो मान के चलिए आप लोग देखिए, इसमें 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर लगभग हमारा खत्म होने को आ गया है, और उसमें जो चीजें पढ़ाई हूँ वही आपका किसी सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में भी है, तो उसमें का भी कुछ टॉपिक इसमें कवर हो चुका है। ठीक, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका टाइम से पहले ये जो शिक्षण शास्त्र और जो बाल विकास वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग उसका नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के डेट पे वही है। थ्योरी नोट करिए, एक रीड लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।